हिसाब से तो यही होना चाहिए कि भाई अगर आप बांग्लादेश से आए हैं तो आप चले जाए, डिपोर्ट कर दीजिए, यही होता भी है नियम जो है। लेकिन यहाँ रख के यहाँ क्या किया जा रहा है, क्योंकि अभी क्या होगा, क्या किया जाएगा कि ये डिटेंशन सेंटर होगा, फिर इसमें मीडिया को घुसाया जाएगा, ये देखिए बांग्लादेशी का क्या हाल है, ये देखिए क्या हाल है। इससे क्या होगा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगेगा नहीं गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन जो वाकई दूर तक सोचने वाले हैं वो ये खर्चा करेंगे। आप बताइए, ये हमारे देश का खर्चा है। अगर 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन स्टूडेंट्स के ऊपर खड़ा किया जाए ना, तो स्टूडेंट के अंदर इतनी क्षमता है ना कि नासा से आगे निकल सकते हैं सब, लेकिन ये 2.5 करोड़ रुपए नहीं खर्च किया जाएगा। हमारे हिसाब से ये ज्यादा खर्च है, उन्हें लौटा देना ज्यादा उचित रहता। अगर आपको लगता है कि नहीं असम के एनआरसी के हम विरोध में है, तो ये गलत है। हम इस बात के विरोध में है कि उनको यहां रख के 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च करना गलत है, उन्हें वापस लौटाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस आंकड़ा को देखने के बाद? क्या ये असम में भागने का एक रीजन भी था? असम की मिट्टी है, उपजाऊ है, और यहाँ पहाड़ उतने नहीं है जो बाकी स्टेट में, मेघालय में तो पूरा पहाड़ भरा हुआ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब इतना पहाड़ है कि ट्रेन नहीं जा पाती है सब यहाँ पे। तो ये असम में जाके बहुत सारे लोग जाके वहां बस गए, जिसका वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध करना चालू किया जब उन्हें लगा कि नहीं भाई ये हमारे अधिकार को छीन रहे हैं। और रियलिटी है भाई, आप हिंदुस्तान के तो थे नहीं उस वक्त जो आए थे। तो इसको लेकर जो आसाम के लोग थे ना, आसाम आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन कई सालों तक चला, 1979 से लेकर 1985 तक चला था। और ये आंदोलन जो था वो स्टूडेंट्स का था। सोचो भाई साहब, ये जो देख रहे हैं ये एक स्टूडेंट्स का पावर है। और बाकी जो हिंदुस्तान की स्टूडेंट्स हैं, हम आप लोग को भी कहते हैं कि आप लोग भी एक आंदोलन के लिए रेडी रहिएगा कि हमें हर 6 महीने पर एक बाइक कैलेंडर जारी करके एक वैकेंसी आनी चाहिए, रेलवे, एसएससी, सब चीज़ों के लिए। बाकी आप समझ कि स्टूडेंट्स का पावर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ने ऑल आसाम यूनियन चला दिया, स्टूडेंट यूनियन ने। इससे मजबूर होकर एक आसाम अकॉर्ड, एक समझौता किया गया 1985 में। और इस समझौते के तहत यह कहा गया कि जो लोग बांग्लादेश से भारत में आए हैं, ठीक है, अगर वो बांग्लादेश बनने से पहले आ गए हैं, यानी यहाँ पे आ गए हैं, तो भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। एक डेट फिक्स कर दिया गया कि भाई अगर आप 24 मार्च 1971 से पहले आए हैं तो हम आपको नागरिक मानेंगे, लेकिन अगर उसके बाद आए हैं तो हम आपको नागरिक नहीं मानेंगे। इस डेट को एक और रीजन था, क्योंकि इस डेट के बाद ही मेन उन लोग का भागना चालू हुआ था। इससे पहले जो आए थे बांग्लादेश से वो बहुत कम संख्या में आए थे, इसलिए उन्हें कह दिया गया भाई साहब आप कम आए हैं तो चलिए हम मान लेते हैं आपको। लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद आएंगे तो हम आपको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। लेकिन इस असम अकॉर्ड को उतने बेहतरीन ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा था, और बावजूद बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ एंट्री करते जा रहे थे सब, और आसाम के लोग इसका बहुत विरोध कर रहे थे। ये विरोध, इसके बाद फिर आसाम के स्टूडेंट्स ने अपना आवाज उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2013 में उसने अपना एक आदेश दिया कि भाई आप आसाम में एक रजिस्टर बनाइए कि कौन कौन व्यक्ति 1971 से पहले वाला है वही भारत का नागरिक है, उसके बाद वाले को आप रजिस्टर में नहीं रखिए। तो इसके आधार पर एक एनआरसी लिस्ट तैयार किया गया, जिसको एनआरसी का पूरा नाम होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, कि जो यहाँ पे ये बेसिकली ये एनआरसी अभी भी केवल असम में लागू है, पूरे हिंदुस्तान में अभी लागू नहीं है, उसकी चर्चा आगे करेंगे अभी। तो ये असम में डिसाइड कीजिए कि जो 1971 से पहले आया है वो नागरिक है या नहीं है। इस आधार पर एनआरसी को तैयार किया गया, करोड़ों लोगों का लिस्ट बनाया गया, हर चीजों को देखा गया। इस करोड़ों लोगों की लिस्ट जब बन रहा था तो इसमें एक चुनावी मुद्दा उठा दिया गया कि 4 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान असम में घुसे हैं। 4 करोड़, वहां के लोग का खून खोल गया, सोच रहा 4 करोड़, और सबको खराब लगता है भाई सब 4 करोड़ कोई घुस जाता है। लेकिन जब ये डाटा आया तो बहुत उल्टा आया। डाटा में ये आया कि असम के ज्यादातर लोग यहाँ पर यहीं के हैं। 19 लाख लोग थे जो एनआरसी के लिस्ट से बाहर थे, 19 लाख। और इससे भी खतरनाक बात क्या आया कि लगभग 12 लाख लोग इसमें से हिंदू थे। मतलब मेजॉरिटी जो थी इसमें, लगभग, हम एक्यूरेट आंकड़ा आपको नहीं बता रहे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी, जो लोग बाहर थे, जो जिन्हें नागरिक नहीं घोषित किया गया था, वो लोग मुस्लिम नहीं थे। मुस्लिम इसमें माइनॉरिटी थी, लगभग 7 लाख जो थे मुस्लिम इसमें नहीं थे, और बाकी की मेजॉरिटी थे। भयंकर बवाल हो गया भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ था।
तो बाद में जो हिंदू लोग थे या फिर जैन बौद्ध जो अन्य धर्म के लोग थे, स्पेशली हिंदू नहीं वन लोग, तो उन लोग के लिए एक उम्मीद बन गया कौन सा, सीएए, कि भाई इनके थ्रू तो उन्हें नागरिकता मिल ही जाएगी, क्योंकि सीएए में 3 देश शामिल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इन लोग के लिए दिक्कत नहीं। जो 6-7 लाख लोग हैं उन लोग के लिए दिक्कत है। अब बात करते हैं कि ससुरा ई एनआरसीआ में मांगा कौन सी था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आखिर क्या मांगा था? तो देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल था। एनआरसी के लिए सरकार का कहना था कि यदि आप खुद को बताना चाहते हैं कि हम असम के मूल निवासी हैं, तो आपके लिए लिस्ट नंबर ए है, और अगर आप लिस्ट ए में भी नहीं आते हैं तो आप कम से कम ये साबित कीजिए कि आपके माता पिता या दादा दादी यहीं के थे। ये साबित करने के लिए आपके पास लिस्ट बी रहेगा। यानी कोई व्यक्ति खुद को साबित करना चाहता है कि हम यहाँ के नागरिक हैं असम के, तो वो लिस्ट ए में किसी एक चीज को पालन कर ले। अगर इसमें भी उसके पास कुछ नहीं है तो एक अलग ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप लिस्ट बी से साबित करिए कि आपके माता पिता थे। तो ये आपको धुंधला दिग्राम पढ़ के बता देते हैं कि देखिए 1951 में असम में एक एनआरसी हुआ था। अगर आपका नाम 1951 के एनआरसी में है तो भी आप असम के नागरिक हैं, आपका नाम नहीं काटा जाएगा। अगर आपके पास वोटर लिस्ट है, आपने वोट डाला है, नहीं डाला है मतलब नहीं, वोटर लिस्ट है, तो भी आप नागरिक हैं। लेकिन वोटर लिस्ट कब का होना चाहिए? 1971 से पहले। और डेट कौन सा? 24 मार्च, क्योंकि असम अकॉर्ड से पहले का चाहिए था, मतलब जो समझौता हुआ था। या तो आपके पास कोई जमीन के पेपर है तो वो भी दिखा दीजिए। सिटीजनशिप एक्ट है, जैसे 1971 के पहले अगर आ गए थे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता, वो भी दिखा दीजिए। परमानेंट रेसिडेंस दिखा दीजिए, आवासीय, कि हाँ हमें यहाँ निवास प्रमाण पत्र है, आप लोग भी बनवाते होंगे। अगर वो भी नहीं है तो आप बांग्लादेश से 1971 से पहले भाग के आए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आप रिफ्यूजी हैं, भाग के आए हैं, तो आप वो भी दिखा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो पासपोर्ट दिखाइए, वो भी छोड़िए, LIC दिखाइए, या फिर कोई भी एनी सर्टिफिकेट कोई जो गवर्नमेंट इशू किया उसको दिखा दीजिए भाई साहब। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उसको दिखा दीजिए। बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस है, बर्थ सर्टिफिकेट, बोलना बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब मैट्रिक उट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, या बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उसका दिखा दीजिए, या कोर्ट द्वारा आपको कोई आदेश दिया गया है किसी में तो उसको दिखा दीजिए। हमको लगता है कि इसमें कोई ना कोई तो एगो होगा ही लोगों के पास, आप में भी कि कोई ना कोई होगा ही इसमें। जैसे मान लीजिए वोटर कार्ड आपके पास होगा, जमीन आपके नाम पे है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये क्या नाम है, पासपोर्ट नहीं होगा, LIC कराए ही होंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कम से कम बर्थ सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक का, यूनिवर्सिटी का होगा, ये सब होगा। लेकिन एक बात बताइए, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पढ़े लिखे लोग जो नहीं है उनके पास नहीं हो सकता है। तो एक और मौका भी था, अगर ये नहीं है तो आप अपने माता पिता को साबित कर दीजिए। अब जेन्युइन है कि किसी के माता पिता भारतीय हैं तो बेटा के पास कुछ भी नहीं रहे तब भी तो वो भारतीय ही होगा। तो माता पिता के लिए शर्त रखा गया था कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। बर्थ सर्टिफिकेट जनरली दादा दादी के या माता पिता का आप लोग के पास भी नहीं होगा। तो दूसरा था आप अपनी ज़मीन का जायदाद दिखा दीजिए। तो ये आप लोग भी फेस किए होंगे। बहुत से लोग जो आप लोग ये देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, इसमें आपके दादा दादी का आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि उस समय कोई पढ़ाई उतना नहीं करता था। लेकिन ज़मीन होगी उनके नाम पर तो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। नहीं तो फिर बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिखाइए। भाई साहब जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो कहाँ से यूनिवर्सिटी का लाएंगे? या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस का दिखा दीजिए, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिखाइए जो वहाँ पर ग्राम पंचायत वाला आपको दिया हो उस गाँव के, या फिर वोटर कार्ड दिखाइए, राशन कार्ड दिखा दीजिए, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाइए जो सरकार ने आपको दिया है, तो आपके गार्जियन को भी मान लिया जाएगा। तो ये काफ़ी इजी था। देखिए हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ये खतरनाक, इसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, और इसमें भी तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं एक भी बांग्लादेशी भारत में नहीं आया है तो फिर आप गलत हैं। ठीक है, ये एकदम गलत है, क्योंकि बहुत से बांग्लादेशी भारत में आए हैं, ये रियलिटी है, और ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई साहब किसी का गलती से छूट गया हो, उसके पास हो, उसका नाम नहीं आया हो, तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। एक्चुअली देखिए समस्या क्या है कि आसाम का जो एनआरसी था वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हुआ था, और जो पूरे देश में एनआरसी होने वाला है वो गृह मंत्रालय के देखरेख में होने वाला है, इसलिए मेन समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का नाम एनआरसी में नहीं आया है
तो उसके पास 4 महीना टाइम है। वो एक ट्रिब्यूनल क्या होता है, कुछ जजेस का एक ग्रुप होता है जो एक खास काम के लिए बैठे गए रहते हैं, तो उन्हें हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, प्राधिकरण। तो जजों की एक टीम बैठा दी गई थी जिसका केवल और केवल यही काम था एनआरसी देखना। उस जजों के पास आपको 4 महीने के अंदर जाना है, यानी 120 दिन के अंदर वहां हाजिरी लगा देना है कि जज साहब हम यहीं के हैं लेकिन पता नहीं कहाँ नमवा नहीं आया है। तो जज साहब आपके को एडमिट कर लेंगे, मतलब आपका मुकदमा लिख लेंगे कि हाँ भाई आपने किया था, एक तरह का मुकदमा, और आपको कह देंगे हाँ भाई आज बहुत भीड़ भाड़ है, तारीख देते हैं, 1 महीना बाद आप ले आके देखिएगा। तो आप वहां ले आ सकते हैं। देखिए 120 दिन में आप कभी भी जाके वहां पे दिखा सकते हैं कि हमारे पास है। अब कोर्ट आपको कब बुला रहा है, 6 महीना बाद कि 10 साल बाद, इसका कोई कोर्ट में कोई चीज चल जाता है तो बड़ी लटक जाता है, लेकिन अपील करना है आपको 120 दिन के अंदर। यदि आप भारत के नागरिक भी हैं, असम के हैं, और आपके पास कागज भी है और आपका नाम एनआरसी में नहीं आया और आपने ये 120 दिन क्रॉस कर गया, तब तो फिर भैया गए, क्योंकि गवर्नमेंट को इतना फुर्सत है, आपको 4 महीना दे रही है, अब क्या चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ इस ट्रिब्यूनल में भी आपने जो सर्टिफिकेट दिखाया वो वहाँ के लोगों ने नहीं माना, कहा भाग हम ना मानेंगे, तो भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये जितना चीज बता रहे हैं ये असम के लिए लागू होता है, पूरे देश में एनआरसी का भी किसी को नहीं पता है। तो ये अब आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी आप कागज दिखाइए, और इतना तो जानते रहिए कि अगर आपके पास प्रूफ है तो सुप्रीम कोर्ट में तो आप दिखा ही देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आप नहीं साबित कर पाए तो फिर आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। एक बड़ा सा बिल्डिंग रहेगा, उसी में रहिए डिटेंशन सेंटर में। समझ में आ गया, ये एनआरसी था। एनआरसी का ये एक आपको पहलू है, यहाँ आपको बड़ा अच्छा दिखता होगा एनआरसी में, लेकिन इसी एनआरसी में एक बहुत गड़बड़ चीज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टीचर बहुत बेहतरीन है, तो आपके मन में सबसे पहले आता होगा कि इसके सब्सक्राइबर कितने हैं, आप डाटा देखते हैं। यही चीज आप नेताओं से क्यों नहीं पूछते हो कि भाई साहब डाटा दिखाओ कि आखिर कितने लोग का तुमने डाटा निकाला, क्या किया। चलिए हम आपको डाटा दिखाते हैं। गलती नंबर 1 कि जो लोग बांग्लादेश से भारत में आए हैं और उनमें जो सीएए से जिन्हें हिंदू जैन बौद्ध को नागरिकता दे दी जाएगी, लगभग 7 लाख ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी और वो बांग्लादेशी हैं, और बहुत सारे रियल में बांग्लादेशी आए भी हैं। और ये समस्या मुख्य रूप से असम की ही है, बाकी जगह पे भी ऐसी समस्या है, बंगाल वगैरह के एरिया में, लेकिन यूपी बिहार हरियाणा इस सब में ये समस्या एक प्राइम समस्या नहीं है। हो सकते हैं वहां पे भी, लेकिन एक प्राइम समस्या नहीं। ये असम में ही इसलिए है क्योंकि असम के लोगों का चेहरा और बंगाल के लोगों का चेहरा जलवायु एक होने की वजह से मिल जाता है। असम वगैरह वाले, बंगाल वाला, उन लोग की भाषा भी मैच कर जाती है बंगाली, लेकिन अगर वो यूपी में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, बंगाली बोलेंगे तो ऐसे ही पकड़ा जाते हैं। समस्या क्या है कि जो लोगों का नाम एनआरसी में आया है, गवर्नमेंट तो पब्लिक से ये बोली थी कि हम इन्हें बांग्लादेश वापस कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने शेख हसीना से लिखित में बोल दिया, आश्वासन दे दिया कि एनआरसी हमारे देश का पर्सनल मामला है, आप टेंशन मत लीजिए। यानी गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहाँ जितने लोग का नाम नहीं आया है हम उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। अब भैया आप करेंगे क्या? अब देखिए क्या किया जाएगा, समस्या समझिए। देखिए जब ये एनआरसी आया तो ही असम में एक एनआरसी आने के बाद भी एक विरोध हो गया। जिस असम स्टूडेंट यूनियन ने एनआरसी की मांग की थी उसने ही खुद विरोध कर दिया, ये कहकर कि इसमें जो आंकड़ा लाया गया है 19 लाख, उसमें से जो मेजॉरिटी है, बहुमत है, उन्हें तो नागरिकता दे दी जाएगी, बाकी जो 7-8 लाख लोग बच रहे हैं ये बहुत कम आंकड़ा है, इसको गलत गिना गया है। और रियल में भी ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि जो एनआरसी का डाटा लिख रहे होंगे उनमें क्या जाता है, सरकारी ऑफिस में तो पैसा, कौन सा ऐसा सरकार, दिल पे हाथ रख के बोलिए कौन सा ऐसा सरकारी ऑफिस है जिसमें पैसे देके आपके काम नहीं हो सकते हैं? चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, बन सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आप घर बैठे बैठे बनवा सकते हैं, क्या दिक्कत है? 8,000 रुपये लगता है। तो स्टूडेंट यूनियन का कहना था कि इसमें घपला किया गया है। खुद वहां बीजेपी के लोगों का कहना था कि भाई साहब इतने ज्यादा हिंदुओं का नाम कैसे आ गया, मुसलमान से ज्यादा यहाँ हिंदू लोग का नाम कैसे चला गया। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, कुछ मुसलमान ऑलरेडी यहाँ के थे, उनका भी नाम नहीं आया, और एक गड़बड़ भी था, हमको उनका नाम नहीं याद रहा है, वो कारगिल की लड़ाई में वो शहीद था। सोचिए कारगिल की लड़ाई में शहीद व्यक्ति जो बॉर्डर पे शहीद हो गया, उसका एनआरसी में नाम नहीं आया। गजब बात है, ये तो बहुत शर्मनाक बात। बीजेपी के एगो नेता थे, उनका नाम नहीं आया था, तो खैर उनको तो सीएए से मिल जाएगा। बहुत से ऐसे हिंदू लोग थे जिन्हें नहीं नागरिकता मिली, लेकिन इन लोगों के लिए एक आस है कि सीएए है। अब बात करते हैं डाटा पे। मोदी जी ने तो साफ कह दिया कि हम बांग्लादेश भेजने वाले नहीं हैं, तो यहाँ रख के क्या करेंगे समझिए। उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा सा एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है, उससे वो बाहर नहीं जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। ये डिटेंशन सेंटर इतना भव्य बनाया जा रहा है जिससे लग रहा है कोई यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह है। आप अंदाजा लगाइए कि 1,000 लोगों के रहने के लिए, केवल 1,000 लोगों के रहने के लिए जो डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है उसका खर्चा है 46 करोड़।
सोचिए, जबकि 7 लाख से 10 लाख, अभी तो केवल आसाम से 7 लाख है, पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा ना तो 3 लाख और बढ़ जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि मेन बांग्लादेशी समस्या असम में है, बाकी किसी राज्य की मुख्य समस्या नहीं है। असम के बाद ये समस्या बंगाल के लिए है। लेकिन जब देखिए जहाँ मेन ईपी सेंटर है वहीं 7 लाख है, तो बाकी जगह का 20 लाख थोड़े हो जाएंगे। उसी के लेवल जो गृह मंत्रालय के जो मेन सोर्स है उनका कहना है पूरी हिंदुस्तान में अगर एनआरसी करेंगे तो लगभग 10 लाख लोग निकलेंगे। तो अब बात करते हैं आंकड़ों पर। सरकार ने केवल आसाम में जब एनआरसी कराया था, केवल आसाम जो इतना छोटा राज्य है, वहां का खर्चा आ गया था 1200 करोड़। सोचिए 1200 करोड़ आया था लिस्ट बनाने में। अभी देखते चलिए, एक डिटेंशन सेंटर का खर्चा है 46 करोड़, और ऐसा अनुमान है कि जितने पूरे हिंदुस्तान में जब एनआरसी कराई जाएगी तो उन लोगों की संख्या आ जाएगी 10 से 11 लाख, और उन लोग को रखने के लिए जो डिटेंशन सेंटर आएंगे उस पर खर्चा आएगा 27,000 करोड़। ये केवल इस बिल्डिंग का बात बता रहे हैं। और पूरे एनआरसी देश में कराने का खर्चा आप सोचिए, केवल अगर असम में 1200 करोड़ आया है, ये 1400 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन सरकार ने कहा था 1200 से 1400 करोड़, तो हमने सबसे कम आंकड़ा लिया है। तो पूरे हिंदुस्तान में कितना भयानक खर्चा आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, ये तो वन टाइम खर्चा है भाई साहब, बिल्डिंग बन गया, एनआरसी लग गया, खर्चा। अब असली गेम शुरू होता है यहाँ पर। 10 लाख लोग को जहां रखिएगा ना, अगर आप उन पर डे 25 रुपया से कम खर्चा करते हैं तो मर जाएंगे। तीनों टाइम मिलाकर मान लीजिए कि 5 रुपया का नाश्ता, 10 रुपया का खाना, 10 रुपया का रात का खाना, ये मिनिमम हम बता रहे हैं। इससे नीचे दीजिएगा ना 25 रुपया से नीचे, तो व्यक्ति मर जाएगा। फिर इंटरनेशनल दबाव बनने लगेंगे हमारे ऊपर। तो आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 25 रुपये, जबकि जेल में तो 55 रुपये खर्च किए जाते हैं। ये जेल से बुरी स्थिति रहेगी, फिर भी 25 से नीचे नहीं होगा। अब आप जोड़िए, 10 लाख लोग रहेंगे, प्रतिदिन उन पर 25 रुपया खर्चा होगा, यानी केवल उन डिटेंशन सेंटर में रहने वाले डिटेनीज पर प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपया। दिल पे हाथ रख के अब आप बताइए कि क्या ये नियम सही है? 365 का गुणा कीजिएगा, प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपए। मेरे हिसाब से ये गलत है। सही तब होता जब इन्हें बांग्लादेश लौटा दिया जाता, लेकिन बांग्लादेश को स्पष्ट कर दिया गया है कि यह हमारा मामला है, और ना ही अब इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि यह हमारे प्रधानमंत्री का लिखित जवाब है कि यह हमारा आंतरिक मामला है। अब बताइए 2.5 करोड़ रुपया कहाँ की समझदारी है? और अब समझ में आ रहा है कि जीडीपी -23.9 क्यों जा रहा है।